अस्सलाम वालेकुम जी। फिजा बाबर अवान सलखला से। सलखला एक बहुत खूबसूरत गांव है नीलम वैली में। एक बात मैं आपको बताती चलूं, 2017 में मैंने सलखला को इंट्रोड्यूस किया था। आज मैं आपको लेके जा रही हूं हाने फॉरेस्ट, जो कि सलखला के रूफ टॉप पे है। हाने फॉरेस्ट जाने की दो वजूहात हैं। एक तो मैं आपको खूबसूरत जंगल दिखाना चाहती हूँ, और दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी बेदर्दी से जंगलों की कटाई हो रही है। हम इस जंगल तक जीप पर जाएंगे, जबकि जंगल का पैदल ट्रैक 45 मिनट का है। और जनाब, 45 मिनट पहाड़ी लोगों के नहीं, हमारे शहरी लोगों के बता रही हूँ। बहुत खूबसूरत और मजे का ट्रैक है। लोग केल अड़ंग केल जाते हैं। मेरा मशवरा है कि केल और अड़ंग केल जाने की बजाय आप सलखला आएं और सलखला से पैदल ट्रैक करें या जीप पर जाएं। आप हाने फॉरेस्ट जरूर देखें, आप भूल जाएंगे केल और अड़ंग केल को। यहाँ पर बेशुमार कुदरती मनाजर अपनी असल हालत में मौजूद हैं। जंगलात का हुस्न देखना है तो हाने फॉरेस्ट जरूर विजिट कीजिए। तो चले जनाब, चलते हैं हाने फॉरेस्ट और देखते हैं जंगल की खूबसूरती। आगाज में ये ट्रैक बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही रास्ता सीधा होता है तो चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। चढ़ाइयाँ काफी ज्यादा हैं, लेकिन जीप ट्रैक का भी अपना ही एडवेंचर है। मेरा तो आम टूरिस्ट हजरात को ये मशवरा है कि आप पैदल ट्रैकिंग करके जंगल तक पहुंचें, आपको बहुत मजा आने वाला है। हमें चूंकि डेयर्स बहुत पसंद हैं, इसीलिए हम लोग जीप पर ट्रैक करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्रैक बिल्कुल नहीं है। आपने देखना है कि कहाँ से गुजरना है, पानी के अंदर से, पत्थरों में से होते हुए। और कुछ मकाम तो ऐसे आते हैं कि समझ नहीं आता कि किधर जाएं। लेकिन फिर भी इस ट्रैक का मुझे इतना मजा आया कि आप चाहें तो आप जीप ट्रैक कर सकते हैं, आप चाहें तो आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं। दोनों सूरत में ही आप बहुत लुत्फ अंदोज होंगे। हम इन दुश्वारियों को अबूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस एडवेंचर ट्रिप का मजा ले रहे हैं। ये ट्रैक आपको देखने में जितना दुश्वार नजर आ रहा है, ये उससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। लें जनाब, अब वो रास्ता शुरू हो गया जहां सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई है, और हमें 70 डिग्री की चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर पहुंचना है। हाने फॉरेस्ट का शुमार आज़ाद कश्मीर के उन जंगलात में होता है जहां हर तरह का जंगली जानवर मौजूद है। बड़ी तादाद में शेर और चीते भी हैं, और बंदर तो बेशुमार हैं। मकामी लोग बताते हैं कि मकबूजा कश्मीर की इंतजामिया ने अपनी हिफाजत के लिए बेशुमार शेर वहां छोड़े हुए हैं, जो अक्सर पालतू जानवरों का शिकार करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जंगल की खूबसूरती शुरू हो चुकी है और हम जंगल के बीचों बीच टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता काफी नैरो भी है और चढ़ाई भी काफी है। 4x4 के साथ पहले गियर में हम ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहीं कहीं छोटी बस्तियां आबाद हैं, जहां पर मकामी लोग गर्मियों में अपने मवेशियों को चरागाहों में लेकर आते हैं। ये जंगल अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। अभी यहाँ गंद नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों का यहाँ आना जाना ज्यादा नहीं। अलबत्ता जंगल की कटाई बहुत भयानक तरीके से हो रही है। महकमा जंगलात की मिली भगत से वसी पैमाने पे जंगल काट के मकामी और दीगर मंडियों में फरोख्त किए जा रहे हैं। इस टूर में हम उन चोरों को बेनकाब करेंगे जो जंगल काट के इस जंगल की खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और हसीन मनाजिर हैं। यकीन करें कि बंदा ऐसी जगहों पे आके ख्वाबों की दुनिया में खो जाता है। आपको मैं हमेशा हर व्लॉग में ये बात जरूर कहती हूँ कि जन्नत है। कश्मीर वाकई ही जन्नत है, इसमें कोई शक नहीं। किसी भी कोने में चले जाएं तो ऐसे लगता है कि यही जन्नत का टुकड़ा है। अभी जिस ट्रैक पर हम सफर कर रहे हैं, उसकी लेफ्ट साइड पे जो पहाड़ी सिलसिला है, वो मकबूजा कश्मीर है। यहाँ पर पाड़ा
चिंकारा और मारखोर भी पाए जाते हैं। यहाँ से सामने मकबूजा कश्मीर की चोटियां दिखाई दे रही हैं और जंगल कितना घना है ये आप खुद ही देख लें। मैं तकरीबन वहां तक पहुंचने वाली हूँ जहां पर लकड़ियों की कटाई करके ऊपर से फेंका जाता है और फिर वहां से आगे रवाना कर दी जाती हैं। इस घने जंगल की खूबसूरती देखकर मेरी तो ये यात्रा सफल हो गई। लें जी, ये वो जगह है जहां ऊपर से लकड़ियां काट के नीचे फेंकी जाती हैं और यहां से लोड करके आगे रवाना कर दी जाती हैं। हमारे गाइड ने बताया है कि चोर लकड़ी चोरी करके इस तरफ ट्रक लेके आ रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं जी, ये जो माफिया है ये किस तरीके से काम करता है। हम जिस मिशन पर निकले थे, लगता है वो मिशन कामयाब होने वाला है, क्योंकि ऊपर से लकड़ियों का भरा हुआ ट्रक नीचे की तरफ आ रहा है। ये सारी लकड़ियां जो ऊपर से काट के नीचे फेंकी गई हैं, यहाँ पर स्टोर होंगी और यहाँ से लोड करके आगे सप्लाई कर दी जाएंगी। अगर इंतजामिया की मिली भगत ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में लकड़ियां काटी जाएं और ट्रकों पे लोड करके मार्केट तक भी भेज दी जाएं और किसी को कानो कान खबर ही ना हो। तो जनाब, ये सारी अंदर की बात ये है कि मिली भगत है, दरख्त कट रहे हैं। क्योंकि इस साइड पे लोगों का आना जाना भी नहीं है, जहां ज्यादा पब्लिक नहीं जाती वहां पर दरख्त ज्यादा कटते हैं। दरख्त काटने का तरीका ये है कि पहले उसे टक लगा दिया जाता है, फिर एक दिन जाके उसको काट दिया जाता है और उससे अगले दिन उसको वहां से लोड करके नीचे की तरफ रवाना कर दिया जाता है या ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। मैं आपको कोशिश करूंगी कि उस डिपो तक भी लेकर जाऊं जहां पर ये सारी लकड़ियां दरिया क्रॉस करके पहुंचाई जाती हैं और वहां से फिर मुख्तलिफ जगहों पर रवाना कर दी जाती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि महकमा जंगलात वाले क्या चाहते हैं। क्या इन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं कि अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो गर्मी की शिद्दत में कितना इजाफा हो जाएगा, मकामी लोग इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उनका गुजारा कैसे होगा, यहाँ लोग क्यों आएंगे। अगर इतनी गर्मी हो जाएगी, ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, बर्फबारी नहीं होगी, ठंडी हवाएं नहीं चलेंगी, बारिश नहीं होगी, तो जरा सी भी शर्म नहीं आती। कौन लोग हैं ये, क्यों इनको समझ नहीं आती इन चीजों की। खुदारा समझें और खुदा का खौफ करें। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हैं ये रास्ता सही नहीं है। अभी तो फिलहाल इंतजार हो रहा है उस ट्रक का जो ऊपर से लोड होके नीचे की तरफ रवाना है। लें जनाब, अब वो ट्रक जो है वो नीचे आ चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ट्रक जो है वो लकड़ियों से भरा पड़ा है और कितनी तादाद में लकड़ियों की कटाई होके और ऊपर ही इनको शेप देकर नीचे लाया जाता है। ये बाकायदा माफिया की एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जिन्होंने ऊपर मशीनरी लगा रखी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दरख्त हैं और इनकी कटाई करके इनको राउंड से स्क्वायर शेप में कटिंग करके लोड करके नीचे लेके जाया जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पे टनों के हिसाब से लकड़ी चोरी करके मंडियों में बेची जा रही है। मैं कोशिश करूंगी कि अगर किसी ट्रक वाले से बात की जाए तो उनसे भी बात करके पूछेंगे कि ये लकड़ी कहां से लेकर आ रहे हैं और कहां लेकर जा रहे हैं। फिलहाल हम अपने जंगल की जर्नी मुकम्मल कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कुछ मकामी लोगों से बातचीत हो जाए या हमें कोई जंगली जानवर नजर आ जाए। हम बढ़ रहे हैं ऊपर की जानिब, जहां तक जा सके वहां तक पहुंचेंगे। हमारे साथ रहें और इस जंगल की जर्नी को एंजॉय करें। दुश्वार रास्तों पर जीप ट्रैक का भी अपना ही एक मजा है और हम खरामा खरामा इस जंगल की सैर कर रहे हैं। कुछ जगह तो ऐसी आती हैं लगता है सड़क ही नहीं है, लेकिन जब जंगल खत्म होता है तो ट्रैक फिर से नजर आना शुरू हो जाता है। जो पहले मेरे लेफ्ट साइड पे था अब वो मेरे राइट साइड पे आ चुका है। ये है जनाब सामने मकबूजा कश्मीर के पहाड़। ऊपर दूर बुलंदी पर छोटी छोटी चेक पोस्ट बनी हुई हैं जो कि ऐसे नहीं देखी जा सकती, उनके लिए दूरबीन जरूरी है। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है, लेकिन जंगल का माहौल है और यहाँ पर बहुत
ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے۔ اس مقام سے سلخلا گاؤں کا پورا ویو نظر آتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں۔ چل چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہووے، ہر دن ہووے ساڈا عید ورگا، ہر رات ساڈی شب رات ہووے۔ ہم نے اپنا یہ سفر شام تک مکمل کرنا ہے، ورنہ یہاں پر کیمپنگ کا بھی اپنا ہی مزہ آتا۔ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہانے فارسٹ میں کیمپنگ کریں، باربیکیو کریں، اور رات کا جو یہاں کا منظر ہوگا، جو جنگلی حیات ہوگی، یا جو بھی یہاں کا طریقہ کار ہوگا، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے گا۔ آسمان کو چھوتے ہوئے یہ درخت کیا خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یقین کریں اگر یہ درخت نہ ہوتے تو انسان کبھی اس زمین پر زندہ ہی نہ رہ سکتے، لیکن پتہ نہیں انسانوں کو کب سمجھ آئے گی، ہم اپنے لالچ سے کب نکلیں گے اور کب سوچیں گے اس زمین کے بارے میں۔ اس زمین نے تو ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن ہم نے اسے کبھی کچھ نہیں دیا۔ اگر ہم ایک درخت کاٹتے ہیں اور اس کی جگہ 2 یا 3 چھوٹے درخت لگا دیں تو اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑے گا، لیکن اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں۔ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک درخت کٹتا ہے تو اس کی جگہ 10 درخت لگائے جائیں، لیکن ہمارے یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے، درخت 10 کٹتے ہیں اور لگتا ایک بھی نہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ٹریک ہے، خاموش اور صرف پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں چاروں طرف، اس کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا، اور ہم اپنے گائیڈ کی مدد سے ایک بستی کی طرف جا رہے ہیں جو سردیوں میں نیچے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ سلخلا گاؤں، اور گرمیوں میں اوپر آ جاتے ہیں اپنی چراگاہوں میں اپنے جانوروں کو لے کر۔ اب یہ دیکھیں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، یہاں پر بھی درخت کٹے پڑے ہیں۔ یہ انتظار کر رہے ہیں اس ٹرک کا جو آئے گا اور لوڈ کر کے ان کو مارکیٹ میں فروخت کر دے گا۔ افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب، دکھ ہوتا ہے جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں۔ جو نیچر سے پیار کرتے ہیں، جو نیچر کے بہت قریب ہیں، ان کو تو ان چیزوں کا بہت دکھ ہوتا ہے، باقی کسی کو ہو یا نہ ہو۔ مجھے تو اس چیز کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو شخص ہے جو درخت کاٹتا ہے، یا جس کا بھی اس میں ہاتھ ہے، وہ اگر میرے سامنے آئے تو میں منہ توڑ دوں اس کا۔ یہاں پر ایک مقامی شخص موجود تھا، میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ آپ مقامی ہیں، آپ لوگ ان کو کیوں نہیں روکتے درخت کاٹنے سے، آپ کے بچوں کا فیوچر ہے یہ۔ تو اس نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیکیدار بہت ڈاڈا ہے۔ تو غریب لوگ ہیں بیچارے، ڈرتے ہیں۔ اللہ پوچھے ایسے لوگوں کو جو دوسروں کے لیے عذاب بنتے ہیں۔ اس کی جگہ کا نام ہے آنا۔ آنا ہانا آنا ہاں، ہانا جگہ کا نام ہے۔ یہ کتنے ایریا میں پھیلا ہوا جنگل ہے؟ یہ تقریباً 40 میل تک ہے۔ 40 میل تک یہ جنگل ہے۔ 40 میل۔ اس کے پیچھے پیچھے انڈیا ہے، انڈیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اپنی بارڈر ہے۔ اچھا، اب یہ جو انڈیا ہے، آپ نے اس کے ابھی بتایا ہے کچھ شیر کے بارے میں، شیر، ہاں وہ ذرا تفصیلات بتائیں۔ شیر تو بہت ہے اس جنگل میں، اچھا، ریچھ بھی ہیں، شیر بھی ہیں، اور کیا نام ہے ان کا، یہ باندر، گوجا باندر۔ شیر کہاں سے آئے ہیں؟ شیر کوئی کہتے ہیں انڈیا سے لائے، اچھا، تو ادھر بھی پھل خاصے سال ہو گئے، پھلتے ہیں پھلتے ہیں نا۔ تو انڈیا والوں نے کیوں چھوڑے شیر؟ یہ بندوں کے لیے رکھے ہیں، اچھا، تاکہ کوئی اس طرف آوے جاوا نہ بارڈر نہ کراس کرے۔ بارڈر کراس نہ کرے۔ آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے یہاں پہ؟ اصلی زندگی تو بالکل ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ہے، خوش ہو؟ خوش کوئی تکلیف کسی قسم دی؟ کوئی تکلیف نہیں ہے اس مال مویشی آپ کے اب تک شیر کتنے کھا گیا ہے؟ مال ملیشی تقریباً 2-3 مہینے میں 30-40 30-40 بکریاں، گائے وغیرہ کھائی، شیر کھا گیا۔ شیر کھا۔ شیر کتنا عرصہ پہلے آیا ہے اس شیر تو پہلے تھا، اچھا لیکن اتنا نہیں تھا، اچھا، کم ایک دکا ہوتے تھے، اکا دکا، ٹھیک ہے، بہت ہے، اب بہت زیادہ۔ ہاں اب بہت زیادہ۔ سنا یہاں پہ مارخور بھی نظر آتا ہے؟ نہیں، مارخور ہم نے نہیں سنا، مارخور
वो जो हाँ शिकार होता है, सुना है हमने। शिकार जो होता है वो पीछे चट्टानों में परली कहीं से होगा, कहीं होगा। आपने कभी देखा है? ना मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा, ठीक हो गया। ये हाता बना हुआ है यहाँ पे, जी। ये चार दीवारी है, ये लकड़ियों की। हाँ हाँ। ये किस लिए की गई? यहाँ पे तो बिल्कुल बंजर है, कोई ऐसी फसल ये भी जगह नहीं है। है इसलिए की है कि इसको माल मवेशी खा जाता है। ये जगह जो है तो ये तो अभी कोई बंदोबस्ती ज़मीन नहीं है, आजकल ये आता है। हाँ, हाँ। तो वो ज़मीन बंदोबस्ती है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं उगाया हुआ आपने, ये खाली पड़ी हुई है। नहीं उगाया है, ये मिट्टी जैसे यही देखिए ना, अच्छा, इसमें मक्की लगा दिया, लगा दी है। अब बारिश होगी। वो बांदर खा गई। अच्छा, ये बंदर खा ये गए। बंदर खा गई। बूझा इसमें जो है ना, बूझा इस ज़मीन से जो मकई हम डालते हैं ना, वो खा गई। अच्छा, ठीक है। मतलब बंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर हमलावर तो नहीं होता, होते हैं। बूझा खाता जाए। बूझा, बूझा बहुत। बूझा आप किसको कहते हैं? बूझा उसी के होता है, उसी की शक्ल का। ये थोड़ा लाल होता है। बूझा होता है ना घर बगीचे में, वो छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, छोटे बंदर। हाँ छोटे बंदर। बंदर जो होता है वो बहुत बंदर का दम लंबा होता है अच्छा, और बड़ा भी होता है। आप लंबी दुम वाले को तो लंगूर कहते हैं। और लंगूर जिसको हम बंदर कहते हैं। अच्छा, आप उसको बंदर कहते हैं। हाँ, हम उसको और जो छोटा है उसको आप बूझा कहते हैं। बूझा कहते हैं। हम उसे बंदर कहते हैं। हाँ। ठीक हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर से सलखला का व्यू नज़र आता है, तो जनाब देखें सामने क्या खूबसूरत ये नीचे गांव का व्यू है और सामने आपको दरियाए नीलम बहता हुआ नज़र आ रहा है। एक ट्रक वाला हमें नज़र आया है और हमने उसे रोका है। अब चलते हैं और उससे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये लकड़ी वो कहाँ लेके जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि एक ट्रक लकड़ी लोड करके नीचे लेके जा रहा था, अब वो अनलोड करके वापस आ रहा है ट्रक। हम उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि ये लकड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? गुलाम हुसैन नाम है। गुलाम हुसैन साहब, ये इतना मुश्किल रास्ता है, इतना दुश्वार, तो ये आप इतनी बड़ी गाड़ी कैसे लेके चले जाते हैं? बस अल्लाह पाक की मदद होती है बस। कितने फेरे लगा लेते हैं आप दिन में? सुबह और कितने बजे शुरू करते हैं? सुबह 6 बजे आ जाते हैं, सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे तक। सुबह 6 से शाम 6। कितने फेरे लगा लेते हैं? 3 भी लग जाते हैं और 2 भी। 2 से 3 फेरे लगा लेते हैं। कितना वजन आ जाता है इसके ऊपर? वजन तकरीबन आ जाता है 200 मन। 200 मन। 200 मन वजन इसके ऊपर आ जाता है। जाते हुए आसानी होती होगी, आते हुए मुश्किल होती आते हुए वजन ज्यादा होता है। तो 2 से 3 फेरे आप लगाते हैं। लकड़ी के जो हैं वो आपके लग जाते हैं। ठीक हो गया, वेरी गुड जी। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टफ काम है। जिंदाबाद जी। अस्सलाम वालेकुम। गाँव में याद रखना। ये ट्रक अब ऊपर जा रहा है दोबारा लकड़ियां लेने के लिए। हमने उससे बात की जब, तो उसने कहा कि आप कैमरा बंद करें तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। उसने ऑन कैमरा हमसे लकड़ी के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन फिर हमने सोचा कि ये तो बेचारा मजदूर है, रोटी रोजी कमा रहा है। जो मेन यहाँ पे बाशिंदे हैं, जब वो ही नहीं सामने आके बात कर सकते या बता सकते, तो इस बेचारे से हम क्या पूछें। तो हमने भी फिर उसको जोर नहीं दिया और नॉर्मल सी बात करके उसको खुदा हाफिज कह के उसको रवाना कर दिया है ऊपर की तरफ। और अब हम वापसी के सफर पे रवाना है, नीचे जा रहे हैं। जाते हुए हम आपको ये टफ ट्रैक मुकम्मल नहीं दिखा सके। अभी कोशिश की है कि इस ट्रैक की चंद झलकियां आपको दिखाई जाएं कि कितना मुश्किल ट्रैक है। एक एक इंच आपको देखभाल करके गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है, क्योंकि चढ़ाइयाँ इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी उतराई मुश्किल होती है। ज़रा सी कोताही जो है वो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो देखें जनाब ये ट्रैक कि कैसे हमारी जीप जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। बिल्कुल पथरीले रास्ते हैं और मुझे तो ये भी डर था कि कहीं कोई नोकदार पत्थर जो है वो टायर में ना लग जाए। एक तो रास्ता हमवार नहीं है और दूसरा जहां पर पानी होता है आपको ये नहीं पता होता गहराई कितनी है, नोकदार पत्थर तो नहीं है या पत्थर स्लिपरी तो नहीं है। तो इन चीज़ों की बहुत एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद एडवेंचर से भरपूर ये अपना ट्रिप हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद है आप लोग भी कर रहे होंगे। ये ग्लेशियर का पानी है जो ऊपर से बहकर नीचे आता है और गर्मियों में इसकी मिकदार और भी ज़्यादा हो जाती है। सर्दियों में ये जम जाता है और ये मुसलसल पानी जो है ऐसे ही बहता रहता है। फाइनली ये पानी दरियाए नीलम में शामिल हो जाता है। हम तकरीबन नीचे पहुंच चुके हैं
لیکن راستہ ابھی بھی کافی دشوار ہے۔ آج کیمرہ میں نے سنبھالا ہوا ہے کیونکہ اس دشواری میں ڈرائیونگ ملسہ بھی کر سکتے ہیں، میں تھوڑا سا گھبرا جاتی ہوں۔ کیمرے میں تو نہیں لیکن آف کیمرہ ہم نے اس ٹرک والے سے یہ معلومات حاصل کی کہ یہ لکڑیاں کہاں پر پھینک کے آیا ہے، کیونکہ 1.5-2 گھنٹے میں یہ لکڑیاں آف لوڈ کر کے واپس جا رہا تھا پھر سے لکڑیاں لینے کے لیے۔ تو اس نے جو ہمیں پتہ بتایا ہے وہاں جا رہے ہیں، کوشش کریں گے آپ کو بھی دکھائیں کہ کیا چل رہا ہے، اور شاید کوئی ایسا غیرت مند انسان میری ویڈیو دیکھے جس کا محکمہ جنگلات سے تعلق ہو اور اس کو تھوڑی سی شرم آ جائے اور وہ یہ سوچ لے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، فیوچر میں ہم لوگ اپنے ہاتھ سے ہی اپنی بربادی کر رہے ہیں۔ اب ہم سلخلا گاؤں میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ کچا ٹریک ہے لیکن دشوار نہیں ہے، تھوڑا سا آگے آئے گا، 1-2 جگہ دشوار ہیں، ادروائز اب ہم لوگ تقریباً نیچے اتر چکے ہیں۔ لیکن ہم سلخلا کی طرف نہیں جائیں گے، اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے تو سلخلا گاؤں ہے، ہم رائٹ سائڈ پہ جائیں گے جہاں پر یہ لکڑی آف لوڈ کر کے آیا ہے ڈیپو کی طرف، اور وہاں پر آپ کو دکھائیں گے وہ سارا سسٹم جس سے یہ لکڑی کو دریا کے اس پار بھیجتے ہیں۔ تو لیجئے جناب، ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر وہ ٹرک لکڑی ان لوڈ کر کے واپس گیا ہے۔ اچھا میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر دریائے نیلم کراس کرواتے ہیں، جیسے ڈولی ہوتی ہے اس میں انسان ایک سے دوسری جگہ پر جاتا ہے، ویسے ہی انہوں نے ایک پھٹا سا بنایا ہوا ہے جس کے اوپر یہ سارے درخت لوڈ کرتے ہیں، یا جتنے بھی کر سکتے ہیں جو اس پار جا سکیں اس پار لے کے جاتے ہیں۔ ان پہ نمبرنگ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ لوڈ ہوتے ہیں، اور لوڈ ہونے کے بعد پھر یہ کہاں کہاں جا کے بکتے ہیں، اور اس کی پیسے جو ہے وہ کون کھاتا ہے، وہ کس کے کھاتے میں جاتے ہیں، وہ کس کی جیب میں جاتے ہیں، کون اپنی قبر بھاری کر رہا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ سارا سسٹم تھا اور یہ سارا ان کا طریقہ کار تھا جو میں نے پورا آپ کو دکھایا کہ یہ لکڑی مافیا جو ہے یہ کس طریقے سے بے ایمانی کر رہے ہیں اور کیسے جنگل جو ہے وہ دن اور رات کاٹ رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تعداد میں دور دور تک صرف لکڑیاں ہی لکڑیاں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ دور دریا کی دوسری طرف بھی لکڑیاں ہیں، اور وہاں سے ٹرکوں میں لوڈ ہوں گی، یہاں سے اس طرف جائیں گی۔ تو جناب یہ ہے ساری ملی بھگت محکمہ جنگلات کی۔ ہم نے آپ کو دکھایا ہانے فارسٹ اور لکڑی چوروں کی کارستانی۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔